नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर निराशा जताई है। कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो कोई काम नहीं करते उनके लिए आपके पास पैसे हैं। जब जजों के वेतन और पेंशन का सवाल आता है तो आर्थिक दिक्कतों का हवाला देने लगते हैं। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन नाम की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवाई की अध्यक्षता की बेंच ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों की तरफ से हो रही घोषणाओं की चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आते ही लाडली बहन जैसी योजनाओं की घोषणा शुरू हो जाती है, जहां लाभार्थियों को हर महीने एक तय रकम देने की बात की जाती है। दिल्ली में पार्टियां सत्ता में आने पर हर महीने 2,500 रुपए तक देने का वादा कर रही है और 2015 में दाखिल इस याचिका में जजों के कम वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद उचित पेंशन न मिलने की बात कही गई है। इस बारे में पूरे देश में एक जैसी नीति न होने का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपनी सहायता के लिए वरिष्ठ वकील के परमेश्वर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा है कि सरकारों की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त की योजनाएं एक अस्थायी व्यवस्था है। वेतन जस्टिस गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की 2 सदस्यीय बेंच को अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना लाने पर विचार कर रही है जिससे कि याचिका में उठाई गई चिंताओं का हल हो सके और इस पर जजों ने कहा है कि सरकार अगर भविष्य में ऐसा करती है तो इसकी जानकारी उन्हें दें, क्योंकि ये मामला काफी समय से लंबित है। इसकी सुनवाई जो है अब स्थगित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा समूह के मुंबई में वर्सोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने और न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। परियोजना के लिए प्रस्तावित डेवलपर को 15 दिनों के भीतर न्यायालय में 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का भी आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बाला त्रिवेदी की पीठ सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं पर एक बेंच की सुनवाई कर रही थी जो न्यायालय के 2012 के आदेश का उल्लंघन कर रही थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 2 कंपनियों को 2008 से 2011 के बीच उनके डिबेंचर में निवेश करने वाले 2 करोड़ से अधिक छोटे निवेशकों को 15% ब्याज के साथ 25,000 करोड़ रुपए वापस जमा करने का आदेश दिया है। बता दें आपको, वापस करने का तो ये आदेश दिया है, साथ ही जमा राशि सेबी के पास जमा करने का निर्देश भी दिया है। जब निर्देशित राशि बकाया रखी तो सहारा के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई। न्यायालय ने 5 सितंबर 2024 को सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर एक अलग एस्क्रो अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है और नकदी की कमी से जूझ रही कंपनियों को अपने ऋणदाताओं को भुगतान किए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए मुंबई के वर्सोवा में अपनी संपत्तियों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी है। पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि विकास परियोजना न्यायालय द्वारा संयुक्त उद्यम समझौते की मंजूरी के बाद ही क्रियान्वित की जाएगी। अगर 15 दिनों के भीतर समझौता दायर नहीं किया जाता है तो वर्सोवा की संपत्ति को जैसा है जहां है के आधार पर बेचने का आदेश दिया जाएगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सहारा और ओबराय रियल्टी के बीच संयुक्त उद्यम समझौते को सेबी
और एमिकस क्यूरी को सौंप दिया जाए और जो प्रस्ताव की आगे जांच करेंगे। इसके बाद सेबी का जवाब न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जा सकता है। प्रस्तावक सेबी की ओर से उपस्थित वकील और सीनियर वकील नाफड़े को प्रस्ताव सौंपेंगे, जो इस न्यायालय में एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर पूजा या अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी द्वारा मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के मामले पर दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यूपी सरकार से 2 हफ्ते में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस बीच उत्तरदाताओं द्वारा 2 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उत्तरदाताओं को कुएं के संबंध में किसी भी नोटिस पर अमल नहीं करना होगा। साथ ही सीजेआई ने नगर पालिका द्वारा वहां हरि मंदिर और कुएं के पास पूजा की इजाजत दिए जाने के आदेश पर लगाई रोक लगाते हुए मामले की अगली 25 फरवरी को सुनवाई कर दी है। और ऐसे में हालांकि मामले पर सुनवाई खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु जैन ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका में सिर्फ मस्जिद के पास के कुएं के मामले को उठाया गया है। ऐसे में ये आदेश इस कुएं मृतक की ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में संभाल के अन्य स्थलों का भी जिक्र किया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया कि हम सिर्फ इसी कुएं तक ही सीमित हैं। इसके बाद कोर्ट ने भी कहा है कि नगर पालिका की नोटिफिकेशन पर रोक का आदेश केवल इस कुएं तक ही सीमित रहेगा। अदालत शाही जामा मस्जिद संभल प्रबंधन समिति द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एक सिविल कोर्ट ने वकील हरिशंकर जैन और 7 अन्य द्वारा दायर एक मुकदमे में निर्देश जारी किया था, जिन्होंने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान एक ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था। नवंबर 2024 में शीर्ष अदालत ने के आदेश पर बाद में हुई है और साथ ही साथ हिंसा के मद्देनजर अधिकारियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया है। मामले में अपने नवीनतम आवेदन में मस्जिद समिति ने अदालत को बताया है कि संभल जिला प्रशासन पुराने मंदिरों और कुओं के तथाकथित पुनरुद्धार के अपने अभियान में प्रस्तावित सार्वजनिक पहुंच को प्रचारित कर रहा था। मस्जिद के पास कुएं स्थित हैं और उसका उपयोग किया है। आरोप है कि नोटिस में मस्जिद को मंदिर के रूप में पेश किया गया था। लगाई थी और उसमें उन्होंने मांग की थी कि जो इस तथाकथित मस्जिद के बाहर वेल है, जो वो मानते हैं कि पार्शली ये वेल मस्जिद के अंदर और पार्शली ये वेल मस्जिद के बाहर है, इस पे यथास्थिति मेंटेन रखा जाए, स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीनियर काउंसिल है मिस्टर नटराज साहब, उनको सुनने के बाद और मैं भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, सुनने के बाद कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी से कहा है कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट इसमें फाइल करें। साथ ही साथ हमें भी डिटेल काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो आपकी नोटिस है क्वा दिस वेल, इस वेल से संबंधित उसमें अगली डेट तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी निर्धारित की गई। बाकी जो नगर निगम का वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान है, रिवाइवल प्लान है, जो पिलग्रिम साइट डिक्लेयर करने का प्लान है, उस पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे प्रोसीड कर रही है वो करती रहेगी। एनेक्शन नंबर 5 पे जो नोटिस है उस पे कोई रोक नहीं है, पर जो इस तथाकथित वेल है इसके आसपास जो नोटिस है कोर्ट ने सिर्फ उस पर रोक लगाई। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर हाईकोर्ट सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए 18 मामलों की एक साथ सुनवाई किए जाने के आदेश की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल जज के बेंच के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील ने तर्क दिया था कि सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई करने से जटिलता पैदा होगी और ऐसे में
क्योंकि ये सभी प्रकृति में समान नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप करे। एक साथ केस ट्रांसफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल 2025 की तारीख नियत की है। मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने को चुनौती सुप्रीम कोर्ट मस्जिद समिति की ओर से दायर अन्य याचिका पर भी विचार कर रहा है और इसमें मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने को चुनौती दी गई है। वहीं एक और याचिका जिसमें पूजा स्थल अधिनियम के तहत वादों को अवैध घोषित करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है। ये प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की निरीक्षण प्रक्रिया के लिए वकील कमिश्नर नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अवैध खनन की समस्या लंबे समय से ग्रामीणों और पर्यावरण के लिए खतरा बनी हुई है। इस गंभीर समस्या पर न्यायालय ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे जिले में खड़िया खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय का ये निर्णय 14 अगस्त 2024 की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कांडा तहसील के गाँव में खनन के कारण पहाड़ों और घरों में दरारें पड़ने की बात सामने आई है। बता दें आपको कि एमिकस क्यूरी अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही सज्जन लाल आर्य द्वारा दायर जनहित याचिका में भी इस मामले को उठाया गया है। मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई है। खंडपीठ ने अवैध खनन को गंभीर मुद्दा मानते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण को प्रभावित गांव का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मयंक रंजन जोशी और शरंग बुलिया को न्यायालय के आयुक्त नियुक्त किया गया है। बता दें आपको कि उन्हें गांव का निरीक्षण कर खनन से हुए नुकसान का आकलन करने और समाधान सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ये पाया गया है कि खड़िया खनन न केवल वन भूमि बल्कि सरकारी भूमि पर भी नियमों के विरुद्ध किया गया। खनन के कारण पहाड़ों पर दरारें आ गई, जिससे कि भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि भारी वर्षा के दौरान दरारों में पानी भरने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उनकी कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है और कई गांव के निवासी विस्थापित होने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याओं को स्थानीय प्रशासन और सरकार ने अनदेखा किया है। जिनके पास साधन थे वह हल्द्वानी जैसे शहरों में पलायन कर गए हैं, लेकिन गरीब ग्रामीण अभी भी खतरनाक हालात में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने न्यायालय से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए और खनन पर स्थायी रोक लगाई जाए। न्यायालय ने निदेशक खनन जिलाधिकारी बागेश्वर, उप जिलाधिकारी बागेश्वर और डीएफओ बागेश्वर को 8 जनवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। न्यायालय के इस फैसले से अवैध खनन के कारण प्रभावित गांवों के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया है कि वह पीथमपुर संयंत्र में यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के बारे में कोई भी फर्जी खबर या गलत सूचना प्रकाशित न करे। 3 दिसंबर 2024 को दिए गए अपने अंतिम आदेश में न्यायालय ने कहा था कि भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अभी भी जहरीला अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ था। इसीलिए न्यायालय ने अधिकारियों को साइट को तुरंत साफ करने और क्षेत्र से सामग्री की सुरक्षित निपटान के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया था। बता दें कि एडवोकेट जनरल ने अनुपालन का हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि अपशिष्ट पदार्थों को 12 अग्निरोधक और रिसाव रोधी कंटेनर्स में भरकर पीथमपुर अपशिष्ट सुविधा केंद्र में लाया गया है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन पुलिस और प्रशासन के सहयोग से किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स, अग्निशमन कर्मचारियों और कुशल श्रमिकों से युक्त आरक्षित टीम को तैनात किया गया है। हालांकि एडवोकेट जनरल ने कहा है कि सामग्री बस वहीं पड़ी हुई है, क्योंकि निपटान के बारे में बहुत सारी फर्जी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे जनता में भय और भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा है कि हलफनामे में आगे कहा गया है कि मीडिया के
विभिन्न वर्गों द्वारा कुछ काल्पनिक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भारी जन आक्रोश है, जिसमें निराधार अफवाहें फैलाई गई है, जिससे ये तस्वीर पेश की जा सके कि अगर अपशिष्ट को पीथमपुर में सुविधा केंद्र में उतार कर उनका निपटान किया गया तो एक और औद्योगिक आपदा आ जाएगी, जिससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उस दुष्प्रचार को दूर करने के लिए प्रतिवादी ने राज्य के विभिन्न अधिकारियों को विश्वास बहाली के लिए कार्रवाई करने तथा उन्हें वास्तविक जानकारी देकर उन्हें मिथक को दूर करने का निर्देश भी जारी किया है, जिससे कि वे फर्जी खबरों और बदमाशों और निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं से गुमराह न हो। मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौसी की शाही जामा मस्जिद को हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के बाद बनाए जाने के दावे वाले मुकदमे में संभल ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चंदौसी संभल में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर एक दीवानी पुनर्विचार याचिका पर आदेश पारित किया है, जिसमें 19 नवंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें एक एडवोकेट आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाया गया। एकल जज ने भारत संघ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यूपी सरकार और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। पिछले साल नवंबर में सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर कार्रवाई पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल कोर्ट मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। अपेक्षित आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने महंत ऋषि राजगिरी सहित 8 वादियों द्वारा दायर मुकदमे पर पारित किया गया था, जिन्होंने कहा और दावा किया था कि विचाराधीन मस्जिद 1526 में वहां मौजूद एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। सर्वेक्षण के कारण 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। हिंदू वादियों के अनुसार विचाराधीन मस्जिद मूल रूप से भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित एक प्राचीन मंदिर हरिहर मंदिर का स्थल था। 1526 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था और उसे मस्जिद में बदल दिया गया। अपने मुकदमे में एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वादीगण मस्जिद तक पहुंचने के अधिकार का दावा कर रहे हैं। और बता दें आपको कि अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने दावा किया है कि उन्होंने अदालत के 19 नवंबर के निर्देश के अनुसार पिछले सप्ताह एक सील बंद लिफाफे में सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की है। अगली खबर का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2014 लोकसभा इलेक्शन के दौरान मुठ्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमे जिसमें बलवा और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के आरोप नंदी और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर की चार्जशीट में लगे थे और प्रयागराज की एमपी-एमएलए न्यायालय से डिस्चार्ज खारिज होने के बाद मंत्री नंदी और उनकी पत्नी ने उस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने निचली अदालत की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी घटना को लेकर क्रॉस में पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के खिलाफ नंदी के समर्थकों ने भी मुकदमा दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 16 जनवरी तक बढ़ाई है। बता दें आपको कि राहत की अवधि इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि कोर्ट ने जुबैर को एक्स पर यति नरसिंहानंद द्वारा कथित भड़काऊ भाषण के संबंध में उनके पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी
जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एफआईआर को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें बताया भी जा रहा है कि पहले 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से ये टिप्पणी करते हुए वह के खूंखार अपराधी नहीं है, उसकी गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक रोक लगा दी थी। अपने 6 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने अस्थायी रूप से कहा है कि एफआईआर को पढ़ने से धारा 196 बीएनएस के तहत अपराध बनता है। हालांकि ये देखा जाना बाकी है कि उनके खिलाफ धारा 152 बीएनएस बनती है या नहीं। जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। जुबैर ने कथित तौर पर 3 अक्टूबर को वीडियो का थ्रेड पोस्ट किया। पहले ट्वीट में एक वीडियो था जिसमें डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित भड़काऊ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यूपी पुलिस को भी टैग किया और पूछा कि यति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने नरसिंहानंद के कथित भाषण को अपमानजनक कहा और इसके अनुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पुजारी के पुराने और संपादित क्लिप एक्स पर पोस्ट किए, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर नरसिंहानंद की कथित भड़काऊ टिप्पणी थी, जिसे विवादास्पद पुजारी के खिलाफ कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काया जा सके। एफआईआर को चुनौती देते हुए जुबैर ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि उनके एक्स पोस्ट में यति के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया गया। उन्होंने केवल पुलिस अधिकारियों को नरसिंहानंद की हरकतों के बारे में सचेत किया। उन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है और ये 2 वर्गों के लोगों के बीच वैमनस्य या दुर्भावना को बढ़ावा देने के बराबर नहीं हो सकता। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।